तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरीज विद देवेश के यूट्यूब चैनल पर। आज हम जानेंगे डॉन अबू सलेम की पूरी कहानी कि कैसे एक लड़का जो फिल्मों में एक्टर बनना चाहता था वो डॉन बन गया। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। अबू सलेम का जन्म 1 अक्टूबर 1969 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के सराय मीर कस्बे में हुआ था। उसका पूरा नाम अबू सलेम अब्दुल कयूम अंसारी है। वह एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखता था और उसका बचपन आर्थिक रूप से संघर्षपूर्ण परिस्थितियों से गुजरा। बचपन में अबू सलेम पढ़ाई में ज्यादा रुचि नहीं रखता था और किशोर अवस्था में ही उसने छोटी मोटी नौकरियां करना शुरू कर दी। बाद में बेहतर अवसरों की तलाश में वह मुंबई चला गया। मुंबई में शुरुआत में उसने ऑटो रिक्शा चलाने और छोटी मोटी मजदूरी करने का काम किया, लेकिन जल्द ही वह अपराध की दुनिया में कदम रख बैठा और धीरे धीरे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के गिरोह से जुड़ गया और डॉन कहलाने लगा। कई लोग तो यह भी कहते हैं कि यह एक फर्जी डॉन है। कई लोग कहते हैं कि एक बड़े डॉन का नाम इस्तेमाल करके इसने अपनी जगह बनाई। इसने अंडरवर्ल्ड में रहकर अंडरवर्ल्ड के लोगों को भी ठगने का काम किया। इस पर यह भी इल्जाम है कि इसने एक लड़की को झूठ बोला कि वह उसे बॉलीवुड में काम दिलाएगा और वह उसके करीब चला जाता है। ये डॉनगिरी के पेशे में उतरने से पहले एक हीरो बनना चाह रहा था। इसने एक फिल्म भी शूट की थी, निर्मोही, जो कभी बनकर तैयार भी नहीं हुई और रिलीज भी नहीं हुई। एक चॉकलेटी हीरो बनने का सपना बॉलीवुड में, फिर वक्त ऐसा आता है कि वह उसी बॉलीवुड इंडस्ट्री को इतना डराता है जिसका वह कभी हिस्सा होना चाहता था। मुंबई में जितने भी डॉन हुए, चाहे वह हाजी मस्तान, अरुण गवली, छोटा राजन या दाऊद इब्राहिम, सब वहीं पे जन्म लिए, पले बढ़े भाईगिरी की, डॉनगिरी की। लेकिन अबू सलेम पहला ऐसा डॉन बना जिसने अंडरवर्ल्ड में डॉनगिरी की, जो मुंबई के बाहर का था। उत्तर प्रदेश का लड़का जो सरायमीर इलाके से आता है, आजमगढ़ के यूपी से, वहां से वो मुंबई पहुंचता है। एक वकील का बेटा, ठीक ठाक फैमिली। आजमगढ़ का सरायमीर इलाका अब तो सरायमीर से नहीं, अबू सलेम के नाम से जाना जाता है। सरायमीर में जो सबसे ऊंची मकान जो है वो अबू सलेम का है। वही ऊंची इमारत बहुत सारे नौजवानों को गलत रास्ते पे ले गई कि अबू सलेम ने इतनी बड़ी इमारत बनवाई है तो हम भी बनवाएंगे, उसी के नक्शे कदम पर चलेंगे। आज भी सरायमीर के लोगों में अबू सलेम के लिए एक पॉजिटिव सोच है। वह उसे क्रिमिनल नहीं मानते। यही कारण है कि उसने सरायमीर के कई नौजवानों को गलत रास्ते पर ले गया। एक दिन अचानक रोड एक्सीडेंट में उसके फादर की मौत हो जाती है तो घर का इकलौता कमाने वाला शख्स चला जाता है और यह अपने सारे भाई बहनों में सबसे बड़ा। तो यह वही आजमगढ़ में एक बाइक मैकेनिक की दुकान खोलता है, जिसमें पंचर लगाने से लेकर छोटी मोटी बाइक की सर्विसिंग करता है। लेकिन उससे कोई आमदनी उतनी होती नहीं है तो ये दिल्ली का रुख करता है। 80s में ये दिल्ली आ जाता है, वहां भी मैकेनिक का काम करता है, पंचर लगाता है, वहां टैक्सी भी चलाता है। लेकिन दिल्ली उसको रास आती नहीं है। दिल्ली में उसका मन नहीं लगता है तो वो 85-87 के बीच मुंबई रुख करता है और मुंबई आ जाता है। मुंबई में भी वह छोटे मोटे काम करता है। एक मॉल में वो फैशनेबल कपड़े, चश्मे, जूते ये सब बेच रहा था। वहां भी उसने टैक्सी ये सब भी चलाई। उसी मॉल में जहाँ ये काम करता था, कपड़े ये सब बेचता था, उसी मॉल में टपोरी भाई लोग भी आया करते थे। और मुंबई में उस समय 80s और 90s का दौर था। उस वक्त भाईगिरी बहुत सबाब पर था। दाऊद इब्राहिम का काफी नाम हो चुका था। उस समय दाऊद गिरोह का हिस्सा होना बहुत इज्जत की बात थी। तो ये भाई लोग जो मॉल में आते थे, धीरे धीरे इनसे अबू सलीम की दोस्ती हुई और 87-88 के बीच उन्हीं गुरुओं के जरिए उसी का एक दोस्त अबू सलीम को अनीस इब्राहिम तक पहुंचा देता है। अनीस इब्राहिम दाऊद का भाई। फिर अनीस इब्राहिम से मुलाकात होती है तो अब्बू सलेम को लगता है कि उसे अब सही मंजिल मिलेगी, वह सही जगह पर पहुंच रहा है। जब ये अनीस इब्राहिम से मिला तो उस समय इसके कुछ ज़्यादा हाव भाव नहीं थे। ये अनीस इब्राहिम के लिए एक डिलीवरी बॉय की तरह काम करता है। स्मगलिंग का कोई सामान एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, यही छोटी मोटी चीज़ है। 2 नंबर का सामान यहाँ से वहाँ पहुँचाना, यही काम था इसका अबू सलेम का। तब दाऊद इब्राहिम से इसकी मुलाकात या दूर दूर तक कुछ भी नहीं था। फिर धीरे धीरे इसने अनीस इब्राहिम के साथ रिश्ते बुनाने शुरू किया और अनीस इब्राहिम ने भी इसको और काम देना शुरू किया। उसमें यह था कि वसूली, बिल्डर से, फिल्म इंडस्ट्री से, उसी में अपने 10 लड़के को भेजता तो इसे भी साथ साथ भेजने लगा। तो यह सिलसिला चलता रहा। इस सिलसिले के दौरान अनीस इब्राहिम के सारे काम करने के दौरान अबू सलीम को बहुत सारी जानकारी हो गई कि गोल्ड स्मगलिंग कैसे करते हैं, फिल्म इंडस्ट्री से कैसे वसूली करते हैं, बिल्डर से कैसे वसूली करते हैं, ये सारी चीजें चलती रही। इसी दौरान जब ये नया नया भाई बन रहा था तो समीरा जुवानी थी, एक 17 साल की लड़की, उससे इसे इश्क हो जाता है अबू सलीम को। और वह नाबालिग थी, मात्र 17 साल की थी, अभी 18 की नहीं हुई थी। उसने उसका पता किया, कॉलेज पर भी पीछा करता था लंबे टाइम तक। इसके बाद फिर दोनों की मुलाकात होती है और ये दोनों लोग शादी कर लेते हैं। अबू सलेम अपने आप को थोड़ा चॉकलेटी हीरो टाइप का मानकर चलता था, तो उसी तरह के कपड़े पहनता और हीरो जैसे दिखने का शौक था इसे। और मुंबई में उसका ये भी सपना था कि भाई लोग के टच में आया है तो शायद उसको फिल्मों में भी काम मिल जाए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और उसकी शादी हो गई।
इसी दौरान वह बिल्डर ये लोग से वसूली करता रहा और कहते हैं कि उसे कभी दाऊद इब्राहिम से डायरेक्ट काम नहीं मिला था, उसे काम हमेशा अनीस इब्राहिम ही देता था। फिर दाऊद इब्राहिम ने भी अपना बेस दुबई बना लिया तो कई बार उसका दुबई आना-जाना भी हुआ। तो इस वसूली के चक्कर में कई बार इसने घाल-मेल भी किया तो दाऊद की नज़रों में ये थोड़ा गलत साबित होने लगा। दूसरी कहानी ये भी है कि जिस तेज़ी से अबू सलेम ऊपर बढ़ रहा था, छोटा शकील को यह बात नागवार गुज़री। छोटा शकील नहीं चाहता था कि डी कंपनी और दाऊद भाई के आस-पास कोई वफ़ादार हो छोटा शकील के अलावा। तो कहते हैं अबू सलीम के खिलाफ कान भरने का काम दाऊद से छोटा शकील ने ही किया था। हालाँकि छोटा शकील इस बात को हमेशा इनकार करता है। तो इसी दौरान छोटा शकील की वजह से अबू सलीम की दूरी डी कंपनी से बढ़ने लगी। तब अबू सलीम मुंबई छोड़ देता है, इसके बाद दुबई जाता है, फिर यूरोप, उसके बाद अमेरिका। अब डी कंपनी की भी नज़र अबू सलीम पर थी। इसी बीच 93 का भी ब्लास्ट हो जाता है और 93 ब्लास्ट के दौरान उसे आरडीएक्स के खेप और हथियारों को खेप को मुंबई पहुंचाना था। और कहते हैं कि एक खेप गुजरात से मुंबई अबू सलीम लेके पहुंचा था। वो मुंबई गया और उसे जहां-जहां कहा गया वो उसे वहां-वहां पहुंचा दिया। इसी बीच 1992 में बाबरी मस्जिद इंसिडेंट के बाद दंगा हुआ था तो फिल्म एक्टर संजय दत्त को लगा कि खतरा है, क्योंकि कुछ लोगों ने धमकी भी दी थी उन्हें और धमकी भरे कॉल्स भी आए थे। तो जब ये सारी चीजें हुई तो एक दिन अबू सलीम के पास अनीस इब्राहिम का फोन आता है और अनीस कहता है कि कुछ हथियार लेके संजू बाबा के घर जाना है। तो अबू सलेम पूछता है कौन संजू बाबा, तो अनीस इब्राहिम बोलता है संजय दत्त। यह सुनकर अबू सलेम बहुत खुश हो जाता है। हालांकि संजय दत्त को एक ही हथियार चाहिए था लेकिन अबू सलेम बहुत सारे लेकर गया था और वो AK-56 था जो रखना इलीगल है। वहां जाने के बाद अबू सलीम ने कहते हैं कि कोई फिल्म स्टार को सबसे करीब से देखा था तो वो संजय दत्त है। संजय दत्त उससे गले भी मिला। अबू सलीम ने संजय दत्त से 3 बार गले मिला खुशी के मारे, क्योंकि संजय दत्त उसके सामने था और उसके अंदर भी फिल्मी कीड़ा था, एक एक्टर बनने का शौक। इसी खुशी के मारे उसने उससे 3 बार गले मिला। उसके बाद संजय दत्त ने एक हथियार रखा और बाकी उसे लौटा दिया। फिर वह बाकी हथियार वापस ले आया और इस हथियार रखने की वजह से संजय दत्त को सजा भी हुई थी। इसी बीच 93 का बम ब्लास्ट हो जाता है। जाहिर सी बात है दाऊद मोस्ट वांटेड क्रिमिनल भी हो जाता है और इसी बीच अबू सलीम की दाऊद से दूरी बन जाती है। तो अबू सलीम को भी लगता है कि डी कंपनी उसका कुछ नुकसान ना कर दे। तो फिर वह दुबई छोड़कर पहले यूरोप जाता है, यूरोप के बाद अमेरिका पहुंचता है और अमेरिका में ही अपनी प्रॉपर्टी भी बनाता है। इस दौरान डी कंपनी के साथ रहते हुए उसे लत लग गई थी कि बिल्डर से कैसे वसूली करते हैं, फिल्म इंडस्ट्री से कैसे वसूली करते हैं। उसे सारे हुनर मालूम थे तो उसने खुद का अपना धंधा करना शुरू कर दिया और उसने फिर बिल्डर को धमकाना शुरू किया। उस समय के एक बहुत बड़े बिल्डर थे प्रदीप जैन। उसने प्रदीप जैन से पैसे मांगे लेकिन प्रदीप जैन ने पैसे नहीं दिए। उसे अपनी धाक जमानी थी तो फिर इसने अपने शूटर भेजे प्रदीप जैन को गोली मारने के लिए। फिर प्रदीप जैन को गोली मारी गई और प्रदीप जैन मारे गए। जब प्रदीप जैन की 13वीं थी तो अबू सलीम ने प्रदीप जैन की बीवी के नंबर पर कॉल किया और हंसा और कहा कि तुम उसकी 13वीं मना रही हो, अगर प्रदीप जैन ने पैसे दे दिए होते तो आज भी जिंदा होता। अब उसके भाइयों को कहो कि पैसे दे दे, नहीं तो एक-एक करके वह भी मारे जाएँगे। तो इसके बाद क्या हुआ कि बिल्डर लॉबी में इसकी दहशत फैलने लगी। अब वहाँ पर ये भी कन्फ्यूज़न था कि डी कंपनी को पैसे दिया जाए या अबू सलीम को पैसे दें। अबू सलीम चाहता था कि उसका अपना दबदबा रहे। और अबू सलीम की 2 ख़ास बातें थी। प्रदीप जैन इंसिडेंट के बाद जब भी यह किसी बिल्डर को कॉल करता तो यह बोलता था कि मैं कैप्टन बोल रहा हूँ। इसने अपना नाम कैप्टन रखा था। उसके बाद यह जब भी किसी को कॉल करता धमकाने के लिए फ़िल्म इंडस्ट्री या बिल्डर लॉबी में, यह अपना नाम हमेशा कैप्टन ही बताता और फिरौती माँगता और लोग डर के मारे इसे पैसे भी देते थे। खैर उसके बाद इसने मुंबई में बहुत सारे लोगों को धमकाना शुरू किया। उसी में एक थे गुलशन कुमार, टी सीरीज़ के मालिक। टी सीरीज़ इतनी बड़ी कंपनी है ये तो आप सभी जानते हैं कि कोई भी फ़िल्म बनती है उसका म्यूज़िक राइट टी सीरीज़ के पास ही होता है। लगभग-लगभग फ़िल्म इंडस्ट्री के 80% फ़िल्मों का म्यूज़िक राइट टी सीरीज़ के पास ही है। तो अबू सलीम गुलशन कुमार को कॉल करता और पैसे मांगता है 5 लाख पर डे। तो गुलशन कुमार इसे नहीं जानते थे और उन्हें ऐसे धमकी भरे कॉल्स पहले भी आए हुए थे। तो गुलशन कुमार ने बोला जितना तुम मांग रहे हो उतना मैं एक दिन में वैष्णो देवी के भंडारे में खर्च कर देता हूँ और मैं तुम्हें पैसे क्यों दूं, मेरी रक्षा भगवान करेगा। तो कहते हैं कि अबू सलीम को यह बात बुरी नहीं लगी कि गुलशन कुमार पैसे देने से मना कर रहे हैं। अबू सलीम को भंडारे वाली बात बहुत बुरी लगी तो इसने अपने दहशत और डर बनाने के लिए अपने शूटर्स को भेजे और अपने शूटर्स को बोला कि जब उसे गोली मारना तो अपना फ़ोन कॉल पर रखना, मैं उसकी चीखें सुनना चाहता हूँ। तो जब शूटर्स ने गोली मारी तो उन्होंने लगातार फ़ोन ऑन रखा हुआ था और अबू सलीम दूसरी तरफ बैठकर चीखें सुन रहा था।
तो गुलशन कुमार के मौत के बाद मुंबई में इसकी दहशत फैल गई थी और ज़्यादा, और अबू सलीम का दबदबा बढ़ने लगा था। इसी बीच राजीव राय एक बहुत ही फेमस डायरेक्टर प्रोड्यूसर हुआ करते थे, जिन्होंने बहुत सारी फिल्में बनाई थी। उनको धमकाया और पैसे मांगे। राजीव राय अबू सलीम की इस धमकी के बाद बॉलीवुड ही छोड़ दिया और लंदन सेटल हो गए। कहो ना प्यार है फिल्म जब रिलीज हो गई और हिट हो गई, तो उनके प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जो है राकेश रोशन, ऋतिक रोशन के पिता, उनको धमकाया और पैसे मांगे। बाकायदा उनको मारने के लिए शूटर्स भी भेजे। आमिर खान तक को धमकाया, आमिर खान से कुछ पैसे मांगे, फिर उनके लिए भी शूटर भेजे। बॉर्डर फिल्म के प्रोड्यूसर जेपी दत्ता, उनको धमकाया, उनको मारने के लिए शूटर भेजे। मनीषा कोइराला के सिक्योरिटी के ऊपर हमला करने की कोशिश करी। और जब इतने बड़े बड़े नाम आने लगे तो फिर वाकई में लोग अबू सलीम से डरने लगे। कहते हैं कुल 52 केस है अबू सलीम के ऊपर। ये सारी चीजें चल रही थी इसी दौरान दुबई में ही, तो इसने ये भी शुरू किया था वो अपना कॉन्सर्ट, फिल्म स्टार को बुलाकर स्टेज शो, ये सब। ऐसे ही शो में इसकी मुलाकात मोनिका बेदी से होती है। मोनिका बेदी होशियारपुर पंजाब की रहने वाली, मुंबई में हीरोइन बनी, और कहते हैं कि इसे कुछ फिल्म अबू सलीम ने ही दिलवाए थे। फिर दोनों में प्यार हो गया, फिर बात शादी तक आई, लेकिन मोनिका बेदी ने मना कर दिया। इसके बाद अबू सलीम यूरोप चला गया, क्योंकि उसे डी कंपनी से भी बचना था, क्योंकि डी कंपनी उसे ढूंढ रही थी। यूरोप के बाद अमेरिका। इसके बाद अबू सलेम ने ढूंढना शुरू किया कि ऐसी जगह जहां इंडियन कम हो, लोग हिंदी कम बोलते हो, और ऐसी जगह जहां इंडिया की ट्रीटी भी ना हो। तो ऐसे ढूंढते ढूंढते ये पोर्टुगल पहुंच गया। फिर वहां लिस्बन में ही मोनिका बेदी के साथ रहना शुरू कर देता है। लेकिन इसके कई जगहों पर बिजनेस थे, तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते रहता था। 2001 में जब 9/11 हुआ था अमेरिका में, तब ये यूएस में ही था और सारे पैसे इधर उधर भेजता रहता था। तो 9/11 के बाद एफबीआई बहुत सख्त हो गई थी और इस तरह के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पे अपनी नजर रखी थी। तो ये ट्रांजैक्शन कहाँ कहाँ पे हुए हैं, यहाँ से एफबीआई को पता चलता है कि ये लिस्बन में है, तो वहां से अपनी एजेंसी को भी पता चलता है कि ये लिस्बन में है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि छोटा शकील ने ही ये टिप अपनी एजेंसी को दी थी कि ये लिस्बन में है, और वहाँ ये अरसलार नाम से रह रहा था। फिर इसके बाद अपनी टीम पहुंचती है वहां पर 2002 में, और लिस्बन में अरेस्ट करती है अबू सलेम को मोनिका बेदी के साथ। लेकिन 3 साल लग जाते हैं इसे हिंदुस्तान लाने में, और आखिरकार 2005 में इसे हिंदुस्तान लाया जाता है एक शर्त पर। पोर्टुगल गवर्नमेंट ने ये शर्त रखी थी कि इसे आप फांसी की सजा नहीं दे सकते हैं और 25 साल से ज्यादा आप जेल में नहीं रख सकते हैं। तो तब के हमारे होम मिनिस्टर लाल कृष्ण आडवाणी ने ये रिटर्न में दिया था पोर्टुगल गवर्नमेंट को कि हम अबू सलीम को फांसी नहीं देंगे और 25 साल से ज़्यादा जेल में भी नहीं रखेंगे। तो इसी शर्त पे पोर्टुगल गवर्नमेंट ने इसे भारत को सौंपा था। 2005 में ये इंडिया आया था, जिसमें 20 साल हो चुके हैं, और 2030 के बाद हम इसे जेल में भी नहीं रख सकते हैं। फिर ये छूट जाएगा क्योंकि हमने समझौता किया हुआ है। अब इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक, अबू सलेम पर जेल में 2 बार हमला भी हो चुका है, और आपको मैंने शुरू में भी कहा था, वीडियो के ही लोग इसे फर्जी डॉन भी कहते हैं। इसने अपनी कोई इज्जत नहीं बनाई। ये आगे बढ़ने के लिए हमेशा दाऊद इब्राहिम और अनीस इब्राहिम का नाम लेता था, और बाकायदा ये मत डिलीवरी बॉय की ही तरह था डी कंपनी में। दूसरी, जो इसने वसूली और फिरौती सीखी डी कंपनी से, इससे इसने पैसे बहुत बनाए। कहते हैं अमेरिका में इसके पास एक पेट्रोल पंप है, अपना एक थिएटर है, और इसकी जो पहली बीवी है समाइरा जुबानी, वो वहीं यूएस में रहती है, लेकिन उसके बाद उसका डाइवोर्स हो गया। तो केस के सिलसिले में इसे कई बार सराय मीर भी जाना हुआ। इसे वहां भी एक लड़की से इश्क हो गया, और बाकायदा ट्रेन में उसने इसे शादी भी कर ली, और हर पेशी पर अब वो अब्बू सलीम से मिलने भी जाती है। अब कहते हैं उसके पैसे वैसे की जानकारी अब उसको है, और इसकी लाइफ स्टाइल आज भी है, ब्रांडेड कपड़े पहनना, गूगल पहनना, जूते पहनना, और केस के सिलसिले में बहुत महंगे महंगे वकील भी हायर किए। तो पैसे आज भी बहुत हैं इसके पास, और वो इसके खास लोग ही रखे हुए हैं जहाँ जहाँ हो सकता है। जेल में पूरी लैविश लाइफ जीता है, जो मन है वो करता है, क्योंकि पैसे बहुत हैं इसके पास। अब जानते हैं कि इसके जेल जाने के बाद इसके गैंग या शूटर्स का क्या हुआ। तो इसने कभी अपना गैंग रखा ही नहीं। इसे कभी किसी को धमकाना होता या शूटर्स की ज़रूरत होती, तो ये वहीं सराय मीर के लड़कों को वहाँ से बुलवाता, आने-जाने की टिकट करवाता और ₹5000 देता, और उनको कहता कि देसी कट्टा रखो अपने पास। फिर उनको टारगेट देता, मर्डर करवाता, और फिर कहता वापस जाओ, और नेक्स्ट डे ही ट्रेन से वापस। अब जिसके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स नहीं होते हैं पुलिस में, उसे पकड़ना बहुत मुश्किल होता, और ये लोकल्स भी नहीं थे मुंबई के। आजमगढ़ से लड़के बुलवाता और मर्डर करवा के वापस भेज देता। इसका मोडस ऑपरेंडी भी यही था कि ये बेरोजगार लड़के को वहाँ से बुलवाया, इनको मुंबई भी घूमना होता, उन्हें पैसे देता, फिर काम करवा के वापस भेज देता। तो यही वजह से इसके गैंग में ज़्यादा लोग नहीं रहे, और इसके राज आज भी बहुत लोगों को नहीं मालूम है कि ये कैसे काम करता था। तो ये अपनी गुनाहों की सज़ा मुंबई जेल में काट रहा है, और सज़ा भी नहीं कहेंगे, बस दिन काट रहा है, क्योंकि जेल में इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मन होता है वो करता है पैसों की बदौलत,
और 20 साल इसे हो ही चुके हैं जेल में रहते हुए, 5 साल और उसके बाद ये आज़ाद हो जाएगा। तो ये थी पूरी कहानी अबू सलेम की। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो ऐसी ही कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।